12 साल, 17 बैंक, 2.5 लाख फेक अकाउंट और 34,000 करोड़ रुपए साफ। ये कहानी है एक ऐसी कंपनी की जिसने लाखों लोगों को उनका ड्रीम हाउस पाने का सपना दिखाया, और जब उन्हें लगा कि वो भी आलीशान घर में रह सकते हैं, तभी ये कंपनी 34,000 करोड़ का फ्रॉड करके भाग गई। पैसे के इतने बड़े घपले की साजिश की खबर ना तो आरबीआई के पकड़ में आई और ना ही बैंकिंग सिस्टम के दिग्गज खिलाड़ियों के। यहां तक कि सीबीआई, ईडी और बड़ी बड़ी एजेंसीज तक समझ नहीं पाई साहब कि उनकी नाक के नीचे से इतना बड़ा फ्रॉड हुआ कैसे। साल 2020 में जब इंडिया के इस बड़े स्कैम की पोल खुली तो उन सभी बैंकों के पैरों तले जमीन खिसक गई जिन्होंने इसे पैसा दिया था। लगभग 34,000 करोड़ इंडियन बैंक से साफ हो चुके थे, और किसने, कैसे और कब ये किया कोई नहीं जानता था। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो वो भी नहीं जान पाए कि कौन सा चोर पकड़े कि गुत्थी सुलझे, लेकिन ये कंपनी थी कौन सी, कैसे उसने रातों रात इतनी बड़ी रकम उड़ा दी, और आगे इस कहानी में हुआ क्या, जानेंगे सब कुछ आज के इस वीडियो में। तो साहब, साल था 2019, महीना जनवरी और जगह भारत के सभी कमर्शियल बैंक्स। हमेशा की तरह 10 बजे सभी बैंक्स के दफ्तर खुले, एम्प्लॉयज ने काम करना शुरू किया और नॉर्मल डेज की तरह बैंक्स में कस्टमर्स का आना जाना लगा हुआ था। लेकिन वहां बैठे बड़े बड़े ऑफिशियल्स के चेहरों की हवाइयां तब उड़ गईं जब एक कंपनी के 34,000 करोड़ के स्कैम की खबर उन्होंने सुनी। ये कंपनी थी DHFL, यानी दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, जो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि इंडिया के 17 बैंकों से हजारों करोड़ों का फ्रॉड करके भाग चुकी थी। और जिन बैंक्स ने इस कंपनी को लोन ग्रांट किया था उसके पसीने छूट रहे थे। आलम तो ये था कि पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक्स में तो कैश क्राइसिस भी आ गया था, और किसी के पास कोई जवाब नहीं था कि उनके साथ ये स्कैम हुआ कैसे और इसे करने वाला कौन था। लेकिन जैसे ही मामला जांच एजेंसी के हाथों में आता है तो पहला नाम जो सामने आया वो था कपिल वधावन और धीरज वधावन का। ये दोनों भाई कंपनी के प्रमोटर्स थे, और इन्होंने ही जिस तरह से बैंकिंग सिस्टम की धज्जियां उड़ाई थी वो शुरुआत में किसी भी अफसर के समझ से बाहर था। लेकिन जब परत दर परत चीजें खुली थी तो हर कोई शॉक था। दरअसल DHFL कंपनी की शुरुआत 1884 में एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के तौर पर हुई थी। इसमें पाकिस्तान से मुंबई आए हुए मशहूर बिजनेसमैन कुलदीप सिंह वाधवन के बड़े बेटे राजेश वाधवन ने 11 अप्रैल 1984 में स्टैब्लिश किया था। इसका काम उन लोअर क्लास और मिडिल क्लास लोगों तक लोन पहुंचाना था जो एक छोटा सा घर बनाने के सपने देखते थे, और उनके सपनों को साकार करने के लिए ये कंपनी लोअर इंटरेस्ट रेट पर लोन देती थी। देखिए, अब आप में से ज्यादातर लोग ये सवाल पूछेंगे कि भाई लोन लेने के लिए तो आम लोग बैंक्स के पास जाते हैं, तो कोई कंपनी के पास क्यों ही आएगा। तो देखिए, इंडिया के अंदर जितने भी होम लोन होते हैं उनमें से 75% से ज्यादा जो होम लोन होते हैं वो कोई फाइनेंस कंपनी करती है। ऊपर से हमारे देश में 60% से ज्यादा आबादी है वो स्लम एरिया में रहती है, और ऐसे छोटे स्केल के लोग कोई पेपर वर्क ना होने की वजह से या फिर प्रॉपर्टी के पेपर ना होने की वजह से होम लोन इनका पास होता ही नहीं है। इसलिए ये लोग लोन लेने के लिए जिस ऑप्शन की तरफ जाते हैं वो है फाइनेंसिंग कंपनी। अब DHFL भी इन्हीं कंपनी में से एक थी, जहां से बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स के साथ में बहुत ही सिंपल तरीके से वेरिफिकेशन में बड़े से बड़ा लोन अप्रूव हो जाता है। अब शुरू में तो ये बहुत अच्छा चला और लोगों को बेनिफिट भी हुआ। तो आप सोचेंगे कि फिर प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई भाई? वेल, प्रॉब्लम शुरू हुई इसके बहुत बड़े नाम बन जाने के बाद। इनफैक्ट एक टाइम पर तो इसका नाम इतना बड़ा हो गया था कि इंडिया की सेकंड सबसे बड़ी फाइनेंस के रूप में इसे जाना जाने लगा था। लेकिन उसके बाद जो ढलान इसकी सक्सेस में आया वो कभी रुका ही नहीं, और इसकी छवि एक ऐसी कंपनी की बन गई जिसने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया समेत कई बैंकों को 34,615 करोड़ का चूना लगा दिया। अब जो भी खिचड़ी इस फाइनेंशियल कंपनी में पक रही थी शायद वो किसी की नजर में नहीं आती, मगर आरबीआई की नजर इनके एक कैश क्रंच पर पड़ गई। दरअसल हुआ ये कि येस बैंक और PMC बैंक में अचानक से कैश क्रंच देखने को मिला, और इन दोनों बैंक के जो अकाउंट्स होल्डर थे उन्होंने ये रिपोर्ट किया कि उनको अपने पैसे विड्रॉल करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। इसमें कई लोगों ने तो ये तक भी कहा कि उनको पैसे नहीं मिल रहे, तो कुछ ऐसे भी थे जिनका कहना था कि उनका ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हो रहा था।
अब ऐसे में जब ये दोनों तो सिचुएशन बैंक के सामने आई, तो इसे जानने के बाद आरबीआई ने अपनी इंटरनल टीम को इन दोनों बैंक्स के ऊपर इंटरनल इंक्वायरी का आदेश दिया। यहाँ जब जैसे जैसे जांच हुई और पूरा मामला खुलकर सामने आया, तो उनको ऐसी बहुत सारी चीज पता चली जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। दरअसल इस जांच में सामने आया साहब कि इन बैंक के टॉप पोस्ट पर बैठे ऑफिसर असल में वाधवन ब्रदर्स के काफी क्लोज थे। अपनी बैंक को बैंकरप्ट बनाने के लिए इन्होंने ही वाधवान ब्रदर्स के साथ हाथ मिलाया था। अब आप सोच रहे होंगे कि इन्होंने ऐसा किया कैसे और ये सब हुआ कैसे। तो बता दें कि इन दोनों कंपनी के जो प्रमोटर कपिल वधावन और धीरज वधावन थे, वो इस कंपनी को अकेले नहीं चला रहे थे, बल्कि इन दोनों के साथ साथ राजेश की जो बड़ी बहू थी अरुणा, वो भी DHFL कंपनी को संभाला करती थी। और इसी के अलावा इस फैमिली से कम 12 लोग ऐसे थे जो इस स्कैम में इन्वॉल्व थे। इसके अलावा उनके पार्टनर और बहुत सारे भी इसी पूरे फ्रॉड में इन्वॉल्व रहे। अब इसमें एक खास नाम सबका ध्यान खींच रहा था, वो थे पुणे के फेमस बिल्डर अविनाश भोसले। अगर आप सोच रहे हैं कि ये भोसले जी कौन है, तो दोस्तों आपको बता दूं कि असल में साल 2022 में जब सीधे ऑफिसर ने रेड मारी, तो इनके घर के पीछे अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर पार्क मिला था। ये वही हेलीकॉप्टर था जिसको इसी स्कैम के पैसों से खरीदा गया था और इसकी जो प्राइस है वो 300 करोड़ से भी ज्यादा है। अब इस हेलीकॉप्टर के अलावा बिल्डर अविनाश ने DHFL के साथ मिलकर और भी कई सारे फ्रॉड्स किए थे, जिसमें से एक फ्रॉड ये भी था कि 300 करोड़ रुपए का फॉल्स लोन लेना, मतलब झूठा कारण बताकर एक बिजनेस लोन ले लेना। अविनाश अपने शौक पूरा करने के लिए कुछ ऐसा ही कर रहे थे और कमाल तो ये था कि इसी पैसे के इस्तेमाल से इन्होंने लंदन में एक आलीशान घर भी खरीदा था। अब जब इन सब की जानकारी CBI को लगी, तो उन्होंने अविनाश पर शिकंजा कसा और उन्होंने अविनाश को अपनी कस्टडी में ले लिया। अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये जो अविनाश भोसले हैं, तो ये तो बिल्डर हैं, तो DHFL ने इसको पैसे दिए होंगे। तो अब ये DHFL के पास इतने पैसे आते कहां से थे कि ये जो बिल्डर्स को दे पाते थे। तो दोस्तों ये समझने से पहले हमको DHFL का बिजनेस मॉडल समझना होगा। देखिए, आज से 6 साल पहले DHFL कंपनी के पास इतना पैसा इसलिए था क्योंकि रूरल इंडिया के जो लोग इस कंपनी पर बहुत विश्वास किया करते थे। ये रूरल इंडिया में पॉपुलर थी और इसीलिए बैंक्स को भी इन पर ट्रस्ट था। अब होता यह था कि ये कंपनी कस्टमर को 8 से 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड करती थी और ये बैंकों से बिजनेस लोन बोलकर 4 से 7% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन उठाते थे और कस्टमर को 8 से 10% पर देते थे। ऐसे में इस कंपनी को 3% से लेकर 4% का प्रॉफिट मार्जिन बच जाता था। ये सब तो ठीक था, पर यहाँ प्रॉब्लम तब हुई जब इस कंपनी ने भी हर कंपनी की तरह अपना डार्क साइड दिखाना शुरू किया और धीरे धीरे अलग अलग बैंकों के साथ फ्रॉड करना भी शुरू किया। झूठा कारण दिखाकर इन्होंने बैंकों से बड़े बड़े लोन लिए और इसमें इनका साथ दिया उन्हीं टॉप ऑफिशियल्स ने जिन्होंने 17 से ज्यादा बैंक से इन्हें फॉल्स लोन दिलाए और इस पैसों का इस्तेमाल इन्होंने मिडिल क्लास को देने के बजाय अपनी अय्याशियों के लिए किया। अब शुरुआत में तो ये सब कुछ बहुत सही रहा, लेकिन जाहिर है कि हर बुरे का अंत होता ही है। इसी तरह लोन के पैसे भी कब तक चलते, धीरे धीरे वो खत्म होने लगे और इंस्टॉलमेंट भरने की बारी आई। अब इनके पास पैसे तो थे नहीं, इसलिए इनके चेक बाउंस होने लगे और ऐसा करते करते जब 29वां चेक बाउंस हुआ, तो उसके बाद में आरबीआई की नजर भी इस केस पर पड़ी। उन्हें इसकी सीरियसनेस नजर आई और इसी का नतीजा ये रहा कि CBI इस केस को अपने अंडर ले लेती है और साथ ही साथ में CBI को भी इस केस में इन्वॉल्व कर लिया गया ताकि वो इसकी जांच कर सके और ये हुआ था 2020 के अंदर। अब वैसे तो ये सारे एक्शन हालांकि साल 2020 में हुए थे, लेकिन DHFL के दिवालिया होने की खबरें 2018 में ही सामने आने लगी थी। DHFL के डिफॉल्ट होने की खबर के चलते 21 सितंबर 2018 में कंपनी के शेयर भर भर कर गिर गए थे। ये गिरावट इतनी बड़ी और गहरी थी कि एक दिन में DHFL के शेयर 60% तक टूट गए। DHFL प्रमोटर्स कपिल वधावन और धीरज वधावन के कारनामों को लेकर आगे भी खुलासे होते रहे और कंपनी के शेयरों में गिरावट गहराती गई। उसके बाद में दोस्तों अब तक 4 साल के अंदर 12 जगहों पर रेड पड़ चुकी है और CBI ने बहुत सारी चीजों को बरामद किया है, जैसे कि एक्सपेंसिव वॉचेस, विला, इलीगल प्रॉपर्टीज, ऐसी बहुत सारी चीजों को CBI ने अपने अंडर में ले लिया है। अब दोस्तों एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो फ्रॉड है कोई 1 या 2 साल से नहीं चल रहा था, बल्कि ये फ्रॉड 2007 से चल रहा था और इस फ्रॉड को अंजाम देने में जो सबसे बड़ा हाथ था वो बैंक के 25% करप्ट एम्प्लॉइज का, जो अपने बैंक तक इनकी बात पहुंचाते थे और इनमें ये दोनों भाई ये कहकर पैसा मांगते थे कि हम हमारे बिजनेस के अंदर इस पैसे का इस्तेमाल करेंगे और जब हमको प्रॉफिट होगा
तो आपको लोन का अमाउंट प्लस इंटरेस्ट साथ में चुका देंगे। लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल ये अपने बिजनेस में नहीं किया करते थे, बल्कि ये तो उस पैसे का इस्तेमाल अपने पर्सनल यूज के लिए करते थे और अपने फायदे के लिए किया करते थे, जिसकी वजह से हुआ ये कि एक वक्त बाद इन्होंने अपने बिजनेस में पैसे डालने ही बंद कर दिए। अब जाहिर था कि जब पैसे इन्वेस्ट किए ही नहीं तो प्रॉफिट कैसे होता। ऐसे में इनके पास कोई प्रॉफिट या अमाउंट नहीं बचा जो ये बैंकों को वापस कर पाते। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या इन्होंने डायरेक्टली पैसे अपने पास रख लिए, तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने डायरेक्टली पैसे अपने पास नहीं रखे, बल्कि इन्होंने बैंकों से पैसे लिए और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और उसके बाद में उस पैसे को मनी लॉन्ड्रिंग की मदद से ब्लैक से व्हाइट में कन्वर्ट कर दिया और फिर पैसे को अपने मजे के लिए इस्तेमाल किया। सीबीआई जब इस केस के ऊपर जांच कर रही थी तो उनको एक और स्कैम के बारे में पता चला और वो स्कैम जुड़ा हुआ था प्रधानमंत्री आवास योजना से रिलेटेड। अब इसमें रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई ने प्रेस के सामने ये कहा था कि इन दोनों भाइयों ने 2007 से लेकर 2019 के बीच में प्रधानमंत्री आवास योजना का इलीगल तरीके से यूज किया। इन्होंने 2,60,000 ऐसे फेक अकाउंट्स बनाए जिन्होंने कभी होम लोन लिया ही नहीं, लेकिन गवर्नमेंट को यह बताया गया कि इनको होम लोन दिया जा रहा है और ये घर खरीदना चाहते हैं, तो जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना की सब्सिडी होती है इनको मिलनी चाहिए। तो दोस्तों ऐसा करके इन्होंने गवर्नमेंट से लगभग तकरीबन 1880 करोड़ एज इंटरेस्ट सब्सिडी ले लिया और उसका इस्तेमाल भी अपने पर्सनल यूज के लिए किया या पर्सनल बेनिफिट्स के लिए किया। अब इस स्कैम को करने के लिए इन्होंने बहुत सारे बेगुनाह लोगों के एड्रेस, प्रूफ, प्रॉपर्टी डिटेल्स, पिक्चर, इन सब का इस्तेमाल किया। तो दोस्तों फ्यूचर में अगर आपको होम लोन लेना है, तो किसी भी प्रकार का होम लोन लेना है, तो अपने डॉक्यूमेंट्स देने से पहले इन फ्रॉड कंपनी को 10 बार चेक कीजिएगा। अगर आपको सब कुछ सही लगे तभी इनसे लोन लीजिएगा। इसी के साथ आपको इस स्कैम के बारे में कितना पता था, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं कुछ और नए दिलचस्प टॉपिक लेकर, लेकिन जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें, ताकि हमारी सारी वीडियोस